हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट चैप्टर 5th सेल। देखिए इसके अंदर क्या है, व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ। सेल किस चीज़ के बने हुए हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसके बाद हमारा न्यूक्लियस था, और बीच का जो पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अभी इनके बारे में कि सेल एक्चुअल में किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी विल स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर हमने ऑब्जर्व किया है सेल को। वी कुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स, हमें 3 फीचर्स नजर आए हैं इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर हमें 3 फीचर नजर आएंगे, और वो 3 फीचर कौन कौन से हैं, वो 3 फीचर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। और जितनी भी एक्टिविटी है सेल के अंदर या सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, वो सभी को कंट्रोल कौन करेगा, ये सभी पार्ट्स मिलके कंट्रोल करेंगे। तो वन बाय वन हम फंक्शन करेंगे। जैसे कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है और क्या इसका काम है। तो देखिए फर्स्ट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको हम। ये हमारे सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है। क्या है ये, सबसे बाहर वाली कवरिंग है सेल की, और जो क्या करती है, सेल के जो अंदर का कंटेंट है और जो सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करेगी, सेपरेट रखेगी। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है हमारा, और ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है, ये आउटर मोस्ट, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है, और ये सेल के बाहर वाला क्या है, एनवायरनमेंट है। तो ये क्या करेगी, एनवायरनमेंट के और जो सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या रखेगी, ये सेपरेट रखेगी। दोनों को क्या रखेगी, ये अलग रखेगी। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलो और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके अलावा ये क्या काम करती है कि कुछ एक चीज़ों को सेल के अंदर जाने देगी, एंट्री करने देगी कुछ एक को, और कुछ एक को सेल से बाहर आने के लिए भी ये अलो करती है। मतलब अंदर और बाहर जाने देगी ये कुछ सब्सटेंस को, सेल के अंदर और सेल से बाहर भी। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और जो सेल के काम की चीज़ें नहीं हैं उसको ये सेल के अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसा नेचर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये सिलेक्ट कर लेगी और किसी को परमिएबल मतलब अलो करेगी मूवमेंट के लिए सेल के अंदर, और किसी चीज़ को सेल के अंदर मूवमेंट करने के लिए अलो नहीं करेगी। वो उसके अकॉर्डिंग वो खुद चेक करेगी कि क्या चीज़ सेल के लिए ज़रूरी है, उसको अंदर जाने देगी, नहीं तो उसको अंदर नहीं जाने देगी। तो इसलिए ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो जो आपकी मेम्ब्रेन है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक तो होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को वो मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देगी। इम्परमिएबल मतलब किसी को अलो नहीं करेगी वो अंदर जाने के लिए। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ एक फिक्स चीज़ों को वो अंदर जाने देगी और कुछ एक को नहीं जाने देगी। और उसके बाद है आपका परमिएबल। परमिएबल का मतलब है सभी को परमिशन है अंदर और बाहर आने जाने के लिए। तो लेकिन जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट चीज़ों को ही ये अंदर और बाहर जाने के लिए अलो करेगी। अब जो सेल के अंदर और बाहर जो चीज़ों को जाने के लिए अलो करेगी वो किस प्रोसेस पे बेस्ड है। जैसे कि मान लिया कि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है सेल के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रोसेस से ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी या CO2 को बाहर आने के लिए अलो करेगी। तो उस प्रोसेस का नाम करेंगे अभी हम। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डिफ्यूज़न। पहले भी किया हुआ आपने डिफ्यूज़न। और होता क्या है डिफ्यूज़न के अंदर कि कहीं पे जो आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी गैस की, वहाँ जहाँ से कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे सब्सटेंस किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अचानक से अपने आप से शुरू हो जाएगी। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप से मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा है उससे किसकी तरफ, कम की तरफ। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो अगर मान लिया ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रोसेस से सेल के अंदर पहुँचाएगी उसको, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। अगर CO2 को बाहर आना है तो किस प्रोसेस से उसको बाहर भेजेगी, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो यही बताया गया आपको कि कैसे सेल के बाहर अंदर CO2 और ऑक्सीजन को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलो करेगी।
तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसके एक्सचेंज का? गैसेस एक्सचेंज का। किसके बीच में? दो सेल्स के बीच में अगर गैस को एक्सचेंज करवाना है, या फिर सेल और एनवायरनमेंट के बीच में गैस या फिर गैस को एक्सचेंज करवाना है, तो वहाँ पे किस प्रोसेस से ये मूवमेंट हो पाएगी? कौन सा प्रोसेस है आपका? डिफ्यूजन प्रोसेस। एक एक्टिविटी से समझते हैं इसको हम। जैसे हमने मान लिया एक अगरबत्ती ले ली है और अगरबत्ती को हमने लाइट कर दिया है, आग लगा दी हमने अगरबत्ती को, तो यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगा? धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और धुएं की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा है? अगरबत्ती के आसपास में ज़्यादा है वो कंसंट्रेशन, जहाँ से वो बर्न कर रहा है। तो धीरे धीरे जो ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये कहाँ पे फैलना शुरू कर देंगे? साइड में फैलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? डिफ्यूजन बोल देंगे। इसके अलावा अगर सेल को पानी की ज़रूरत है या सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो गया है, पानी को सेल से बाहर भेजना है, तो कौन सा प्रोसेस काम करेगा वहाँ पे? तो वहाँ पे काम करता है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस काम करेगा वहाँ पे? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब आप हलवा बनाते हैं तो किशमिश को हम क्या करते हैं? पानी के अंदर भिगो देते हैं, करते होगे ना ऐसे। किशमिश के अंदर क्या है? पानी की कंसंट्रेशन कम है सेल के अंदर, और जो किशमिश के बाहर आपने पानी लिया है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा? पानी कहाँ से चलना शुरू करेगा? एक्सटर्नल मीडियम से। किसके अंदर चला जाएगा? वो किशमिश के अंदर। और जब आप कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे किशमिश को, तो उसका साइज क्या हो जाएगा? स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगी वो। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका जो किशमिश है वो स्वेलअप हो गई है? वो प्रोसेस है आपका ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में होता क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर अगर पानी की कमी है या पानी ज़्यादा हो गया है, तो किस प्रोसेस से पानी को अंदर बाहर किया जाएगा? कौन सा प्रोसेस यूज होगा वहाँ पे? ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यही बताया गया आपको ऑस्मोसिस के बारे में। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। इसके अलावा जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो आपने बाहर जो मीडियम लिया है, जो आपने पानी लिया है, उसके अंदर आपने कौन सा सब्सटेंस डिसॉल्व करके रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसके बेस पे आपके तीन तरह के प्रोसेस होंगे। एक तो आपका होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एक एक्टिविटी के थ्रू, देखेंगे इसमें क्या होता है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन सी? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और जो वाटर की मूवमेंट है वो कब तक चलती रहेगी? जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर एक जैसी ना हो जाए, तब तक आपका वाटर क्या है? मूवमेंट करता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। अब देखिए, अब आपको क्या लिया है? इन्होंने बोला है कि आपको एनिमल सेल लेना है और प्लांट सेल लेना है। एनिमल सेल लेना है या फिर प्लांट सेल लेना है, उसको आपको डालना है शुगर और साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। और शुगर और साल्ट सॉल्यूशन किसके अंदर प्रिपेयर किया गया है? वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है। तो क्या क्या हैपनिंग होगी आपको, क्या क्या आपको ऑब्जर्व आएगा कि प्लांट का साइज है, सेल का साइज वो बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है या सेम है। देखिए, वो सबसे पहले यहाँ पे है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? जैसे कि अभी हमने किशमिश का एग्जांपल लिया था। जो किशमिश है वो प्लांट सेल ही है हमारा। अगर बाहर पानी आपका डाइल्यूट है तो पानी किसके अंदर चला जाएगा? किशमिश के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? हमारा सेल के अंदर पानी की मूवमेंट हुई है और सेल का जो साइज है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है, क्योंकि सेल के अंदर क्या चला गया है? पानी चला गया है। किस प्रोसेस से पानी गया है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से गया है। तो जो बाहर हमने पानी जो ज़्यादा लिया था, कंसंट्रेशन जो वाटर की डाइल्यूट लिया था हमने, अगर हम इस तरह का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन को हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब आप पानी और किशमिश वाली एक्टिविटी आप इसके अंदर याद रखेंगे।
दूसरा देखिए उसके बाद, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। जैसे कि आपने किशमिश को पानी के अंदर डाल दिया था, वो फूल चुकी है और जितना उसको फूलना था वो फूल चुकी है। अगर उसको आप फिर भी पानी के अंदर ही रखेंगे तो क्या कुछ होगा? क्या उसका साइज बढ़ेगा या कम हो जाएगा? साइज चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ साइज के अंदर चेंज? किस लिए नहीं आया है? क्योंकि जो पानी की कंसंट्रेशन है किशमिश के अंदर और जो बाहर, वो क्या हो गई है? सेम हो गई है, इसलिए उसके साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ओवरऑल मूवमेंट होगी हमारी वाटर की, वो क्या हो जाएगी? वो हमारी क्या हो जाएगी? मतलब बोल देंगे आप, जितना मूवमेंट वाटर की बाहर हुई है उतनी वाटर की मूवमेंट अंदर हो गई है, तो कोई भी ओवरऑल मूवमेंट वाटर की वहां पे नहीं हुई है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो का मतलब है सेम, टोनिक का मतलब है कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन? वाटर की कंसंट्रेशन। जो वाटर की कंसंट्रेशन है सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी क्या है? सेम है। तो कोई सेल साइज के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो ये है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? जैसे कि आपने बाहर मीडियम के अंदर पानी ले लिया है कम और उसके अंदर आपने कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दिया, जैसे पानी के अंदर आपने डाल दिया है, नमक डाल दिया है या फिर आपने चीनी डाल दी है, तो नमक की कंसंट्रेशन बाहर क्या हो गई है? ज़्यादा, और सेल के अंदर नमक की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो नमक कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, सेल के अंदर की तरफ, और पानी कहाँ जाएगा? सेल से पानी आ जाएगा बाहर सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? जो मूवमेंट हुई है किस सॉल्यूशन के अंदर हुई है? सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब हाइपरटोनिक में सेल से बाहर आपका पानी आ जाएगा और सेल का साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल का साइज, और उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशन थी हमारे पास, जिसमें सेल का साइज स्वेलअप हो गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो। सेल के साइज के साथ कोई चेंज नहीं आया है, उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और सेल का साइज क्या हो गया है? कम हो गया है, सिकुड़ गया है सेल का साइज, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कैसा सॉल्यूशन है वो? हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि हमने मान लिया कि सैलेड वगैरह काट लिया है, सैलेड काटने के बाद हमने उसके अंदर क्या कर दिया? नमक छिड़क दिया उसके अंदर। नमक छिड़कने के बाद क्या होगा? जो सैलेड है वो पानी छोड़ देगा हमारा। वो पानी कहाँ से आया है? जो भी आपने सैलेड, मतलब प्लांट सेल ही है वो आपका, जो आपने सैलेड यूज़ किया है, तो उसके अंदर जो भी पानी था वो कहाँ आना शुरू हो गया है? सेल से बाहर आना शुरू हो गया। तो जो आप पानी देखते हो वहाँ पे सैलेड के अंदर जो पानी आ गया है, वो एक्चुअल में वो पानी कहाँ से आया है? वो सेल के अंदर से पानी कहाँ आ गया है? सेल के बाहर आ गया। और नमक कहाँ चला गया है? नमक चला गया आपके सेल के अंदर। तो ये किस तरह का था आपका? किस तरह का सॉल्यूशन बोल सकते हो इसको आप? जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी, और नमक जो कि आपका दूसरा सब्सटेंस था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? ज़्यादा थी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक तरह से आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। उसके बाद आपका है ऑस्मोसिस, अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस को भी हम एक तरह का डिफ्यूजन ही बोल सकते हैं, और ये डिफ्यूजन किसके थ्रू हुआ है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए एक्टिविटी क्या है आपकी? ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही आपका एग्जाम्पल है इस एक्टिविटी के अंदर। आपको क्या करना है? एग लेना है, अंडा लेना है आपको, और जो उसके बाहर वाला शेल है, जो वाइट कलर का जो शेल है जिसको हम उतारते हैं, रिमूव करते हैं, उसको आपको क्या करना है? वैसे रिमूव नहीं करना है आपको अंडे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल देना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? अंडे का जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसके जो शेल है उसको क्या कर देगा? पूरा का पूरा डिसोल्व कर देगा, मतलब उसको हटा देगा शेल को एग के ऊपर से। ये करने के बाद जब आपने अंडे को एसिड के अंदर रखा है तो उसके ऊपर का जो शेल है वो क्या हो गया है? रिमूव हो गया है। अब उस अंडे को हम क्या बोल सकते हैं? डी शेल्ड एग, क्योंकि क्या कर दिया? वहाँ से शेल को रिमूव कर दिया है हमने, डी शेल एग। अब क्या करना है? हमने जो अंडे का जो शेल रिमूव कर दिया है उसको एक बार रखना हमें पानी के अंदर। कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्वेशन होगी वहाँ पे कि जो पानी है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा? अंडे के अंदर चला जाएगा, और जो अंडे का जो साइज़ है, जो एग का साइज़ है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा हमारा एग। अगर हम बगैर शेल को रिमूव करके इस प्रोसेस को करते तो क्या शेल का जो साइज़ है उस पर कोई चेंज हमें नज़र मिलता? नहीं होता। कोई भी आपके एग सेल के साइज़ में चेंज नज़र नहीं आता, क्योंकि जो उसके बाहर की जो लेयर है, जो वाइट लेयर है जिसको हम रिमूव करते हैं, वो इम्परमिएबल है।
इम्परमेबल का मतलब वो पानी को अंदर जाने नहीं देती, इसलिए हमने क्या किया है वहाँ से उस शेल को रिमूव कर दिया है बाय द यूज ऑफ द एसिड, ताकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकें। समझ में आ गया होगा आपको क्यों हमने उसका जो बाहर वाला पोर्शन है जो एग का वो रिमूव किया है, ताकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सके। अगर हमने डाला उसको पानी के अंदर तो एग क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा, वो साइज बढ़ जाएगा उसका। अगर हमने इसी तरह से हमने क्या किया, उसी एग को जो स्वेलअप हो गया है उसको हमने डाल दिया है फिर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर। साल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर अब हमने क्या कर दिया, नमक डाल दिया है। तब अगर हम उस एग को उस पानी के अंदर डालेंगे जिसके अंदर नमक डला हुआ है, तो जो हमारा सेल का साइज बड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा हमारा एग। श्रिंक क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, जो सेल के अंदर जो पानी था वो कहाँ आना शुरू हो जाएगा, सेल से बाहर, क्योंकि सेल के बाहर क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर क्या है, पानी की कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब एग्स मतलब बाहर आया है पानी, ठीक है, ओस्मोसिस बाहर की तरफ हुई है। और एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है, जो ओस्मोसिस है, जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की, वो कहाँ पे हुई है, एग के अंदर हुई है, शेल के अंदर हुई है। तो जब सेल का साइज बड़ा है, पानी अंदर गया है, तो कौन सा प्रोसेस है, वो एंडोस्मोसिस प्रोसेस है। और जब सेल का साइज श्रिंक हुआ है, सेल से बाहर पानी आया है, अंडे से बाहर पानी आया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। कौन कौन से प्रोसेस बताए मैंने, ओस्मोसिस के टाइप बताए हैं। एक तो बताया मैंने एक्स ओस्मोसिस, बाहर की तरफ मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, और ये कब होगा, जब आपने साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे एग को। और एंडोस्मोसिस कब होगा, जब आप अंडे को किसके अंदर रखेंगे, सिंपल पानी के अंदर रखेंगे, तो पानी कहाँ चला जाएगा, अंडे के अंदर चला जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से हमने, ओस्मोसिस प्रोसेस इन एग। एग के अंदर ओस्मोसिस प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस सिमिलर एक्टिविटी ड्राइड रेजिन और एप्रिकॉट। तो आप इस तरह की एक्टिविटी को रेजिन्स और एप्रिकॉट के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। किशमिश के साथ आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को आराम से। एक बार आप पानी के अंदर डालना किशमिश को, फिर आप उसी फूली हुई किशमिश को किसके अंदर डालना, उसको आप डालना नमक वाले पानी के अंदर। तो आप साइज के अंदर खुद ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे क्या चेंज आएगा। करके देखनी है आपको ये एक्टिविटी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। तो जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल है उनकी बॉडी के अंदर, तो उनकी सेल के अंदर पानी अंदर और बाहर किस प्रोसेस से आता जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। किस प्रोसेस से आएगा, ओस्मोसिस से। और जो प्लांट्स हैं, जो पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, वो भी किस प्रोसेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। क्योंकि उनके अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऑर्गन्स नहीं होते हैं उनके अंदर, तो किस प्रोसेस से करेंगे वहाँ पे, ओस्मोसिस प्रोसेस से। डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो आप बोल सकते हो एक सेल की लाइफ के लिए जो डिफ्यूजन और जो ओस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसी की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अपना खाना ले पाते हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, मतलब उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा पाएंगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोसेस एक्सप्लेन किए गए थे कि किस प्रोसेस से वो अंदर और बाहर करेगी सब्सटेंसेस को, ऑक्सीजन को, वाटर को, CO2 को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर बताया गया, कैसा नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसा नेचर है इसका, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल है ये, फ्लेक्सिबल है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये बनी किस चीज़ की होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जो हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी से मिलके बनती है। और बनती किस चीज़ की है एक्चुअल में, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। लिपिड से बनते हैं आपके फैट्स, ठीक है। अगर फैट्स को तोड़ दिया जाए तो क्या बनते हैं उनसे, लिपिड्स। लिपिड्स के जुड़ने से फैट बनते हैं। और इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है तो इन्होंने बोला यू कैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर बाय द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसके अंदर क्या है, जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं आपके फैट मॉलिक्यूल्स, और जो नीचे आपको ये शेप नज़र आ रही है वो किस चीज़ की, आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट देखिए, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन
also enable the cell to engulf in food and other such material from the external environment। जो फ्लेक्सिबल है, अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, और उस फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या कर पाती है वो कि जो खाना वगैरह है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा के अंदर माउथ वगैरह तो नहीं होता, कोई स्टमक नहीं होता उसके अंदर, तो वो खाना कहाँ कैसे लेके जाएगा वो सेल के अंदर, बाय द यूज़ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर है, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो जैसे इसको सराउंडिंग में फूड नजर आएगा तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या कर लेगा, इसकी शेप को चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या बना देगा, फॉल्स फिट बना देगा ये, और वो फिट क्या करेंगे, इस खाने को अंदर लेके चले जाएंगे। तो अमीबा के अंदर जो खाना अंदर गया है वो किसकी वजह से अंदर पहुंच पाया है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अगर ये शेप चेंज नहीं कर पाता यहाँ से तो खाना अंदर जाता ही नहीं। तो किस वजह से अंदर खाना गया हमारे यहाँ पे अमीबा के अंदर, बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को, जिससे अमीबा अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। मतलब सेल की हेल्थ से उसने क्या किया है, फीडिंग की है, खाना खाया है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। जो अमीबा है वो इस तरह से अपना खाना एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करता है, बाय द यूज ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करके। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। आपको पता है अभी हमने यही डिस्कस किया है कि जो CO2 है और जो वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर किसकी वजह से आ जा पाएंगे, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। और ओस्मोसिस और डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने से रोकती है। ये कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को इस सेल से अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल वॉल। जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपने 8th क्लास के अंदर किया है कि जो हमारा सेल है और सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एनिमल्स के अंदर तो सबसे बाहर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या है, एक और लेयर प्रेजेंट है, और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इस लेयर को, सेल वॉल बोलते हैं। और किसके अंदर प्रेजेंट होती है ये, ओनली इन प्लांट्स सेल, और कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होगी आपकी, यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट तो क्या है, बाहर ही सर्वाइव करते हैं, गर्मी है, ठंडी है, कभी बारिश है, कभी फ्लडिंग हो गई है, तो हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी इन्हें, इनके सेल्स को एक और एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ती है इनको, इस तरह के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में फ्लैक्चुएशन को सहन करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, plants and in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडिशनल एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, और इसका नेचर कैसा है, रिजिड, मतलब हार्ड होती है ये लेयर, और ये क्या करके रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करके रखती है, और जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। कहाँ पे लाई करती है, इट लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है ये। और इम्पोर्टेंट किस चीज़ की बनी होती है आपकी सेल वॉल, तो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किस चीज़ की बनी है आपकी सेल वॉल, सेलुलोज की। अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, किस चीज़ से बनती है आपकी सेल वॉल, सेलुलोज से। और सेलुलोज है क्या, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, और जिसका काम क्या है, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती देते हैं ये प्लांट्स को। जैसे बारिश आ गई है या फिर आंधी आ गई है तो उस टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट करते हैं प्लांट्स ताकि वो टूटे ना, उनकी स्टेम वगैरह डैमेज ना हो। तो एक तरह से सेल वॉल का अंदर जो सेलुलोज है, जो जिससे मिलकर बनी है, वो उसका काम क्या है, मेन फंक्शन है उसका टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम दो टर्म डिस्कस करेंगे। एक टर्म है आपकी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, और दूसरी टर्म है आपकी डीप्लाज्मोलिसिस।
कौन कौन सी टर्म है, प्लाज्मोलिसिस है और दूसरी कौन सी आपकी डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है और डी प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। प्लाज्मोलिसिस में तो जैसे भी हमने बात की थी, अगर प्लांट सेल को बाहर पानी के अंदर रख दिया जाए, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए, वाटर के अंदर रख दिया जाए, तो प्लांट का सेल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस प्रोसेस में जब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं वो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डी प्लाज्मोलिसिस। जब सेल का साइज क्या हो गया है, स्वेलअप हो गया है, बढ़ गया है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलिसिस। किसके अंदर बोला जाता है डी प्लाज्मोलिसिस, प्लांट्स के अंदर ही बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस हुआ है। लेकिन अगर इससे का उल्टा हो जाए तो, अगर प्लांट के सेल से पानी बाहर निकल जाए तो, जैसे कि हमने मान लिया कुकुम्बर काटे हैं और उसके अंदर से अगर पानी बाहर आ गया, नमक डाल दिया हमने, ठीक है, तो जो नमक डालने की जो पानी बाहर आया है, एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो सेल के अंदर जो पानी था वो क्या हो गया है, सेल से बाहर आ गया है। और सेल से जब पानी बाहर आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो जब सेल सिकुड़ जाता है पानी बाहर आने की वजह से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। अब जैसे मैं बोल दूं प्लाज्मोलाइज सेल और डी प्लाज्मोलाइज सेल, तो क्या मतलब है इसमें। प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब क्या है, सिकुड़ा हुआ है आपका प्लांट सेल, और डी प्लाज्मोलाइज का मतलब क्या है, आपका प्लांट सेल क्या है, उसके अंदर पानी एंटर किया हुआ है, मतलब स्वेलअप सेल है, तो उसको बोल देंगे डी प्लाज्मोलिसिस। यहाँ से डेफिनेशन देखिए आपकी प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, लेकिन आपको देखो कंडीशन क्या है, प्लांट सेल विल बी लिविंग। लिविंग प्लांट सेल यूज करना है आपको, डेड प्लांट सेल को आपको यूज नहीं करना। आगे एक्टिविटी बताई गई है आपको, डेड प्लांट सेल को भी पानी के अंदर डाला गया है और लिविंग प्लांट सेल को भी पानी के अंदर डाला गया है। फिर देखा गया वहां पे कि स्वेलअप कौन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर, अगर लिविंग प्लांट सेल से क्या हो जाए, पानी का लॉस हो जाए, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, और क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसके अवे, सेल वॉल के अवे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। लेकिन जो सेल वॉल है, जैसे मान लिया ये सेल वॉल है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो जो पानी है वो साइटोप्लाज्म से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, वो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगी, मतलब ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी स्ट्रक्चर को, ताकि ये क्या हो, ज़्यादा पानी एंटर करे तो ब्रस्ट ना हो जाए, मतलब फट ना जाए सेल, ठीक है। सेल को क्या करेगी, जब पानी की कमी होगी तभी भी सेल को सेफ रखेगी ये, और जब पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा सेल के अंदर तभी भी क्या करेगी, इसके बाहर एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगी, सेल वॉल बाहर प्रेशर अप्लाई करे, अंदर प्रेशर अप्लाई करेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होके जो सेल है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने किया प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। अब एक्टिविटी से देखिए, एक्टिविटी में क्या बोला गया है आपको, आपको लीफ लेनी है। लीफ आप किसी भी प्लांट के ले सकते हो, और आपको क्या करना है, उन लीफ से आपको सेल्स रिमूव करने हैं, और सेल्स को रिमूव करके आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखना है। फिर उन सेल्स के ऊपर आपको पानी डालना है, और पानी डालने के बाद जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे सेल्स को, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अगर हम फिर सेम उसी लीफ के ऊपर, सेल्स के ऊपर अगर नमक का सोल्यूशन डालेंगे, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलिसिस। लेकिन अगर हम क्या करें, जो हमने लीफ यूज़ किया था, अगर उस लीफ को हम बॉयल कर लें पानी के अंदर डाल के, और आपको पता होगा बॉयल करने के बाद क्या होगा, जो सेल्स हैं वो मर जाएंगे, वो लिविंग नहीं रहेंगे। फिर चाहे आप उसके ऊपर पानी डालिए या नमक का सॉल्यूशन डालिए या शुगर का सॉल्यूशन डालिए, सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है प्लाज्मोलिसिस और जो डी प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, लिविंग प्लांट सेल के अंदर। जब हमने डेफिनेशन की तो हमने लिविंग को अंडरलाइन किया था। लिविंग मतलब अगर प्लांट सेल लिविंग है तो ही वो प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस शो करेगा, वरना वो शो नहीं करेगा। तो ये किया अभी हमने सेल वॉल के बारे में, यही बताया गया आपको। नेक्स्ट, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ द प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अगर सेल है, जैसे आपके प्लांट के हैं, फंगस की है या बैक्टीरिया के हैं, अगर सराउंडिंग में पानी बहुत ज़्यादा है तो सेल वॉल क्या करेगी, उनको फटने से रोकेगी। क्योंकि सेल वॉल क्या करेगी, एक तरह का प्रेशर अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से सेल
डैमेज नहीं होंगे। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सेल स्वेल होने के बाद क्या करेंगे, सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे और सेल वॉल क्या करेगी, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगी उनकी तरफ, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसके अंदर भी वो क्या कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी वो अपने आप को सर्वाइव रख पाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।